हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हरियाणा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर जनवरी महीने का। ये पार्ट 2। पार्ट वन जो 1 से 15 जनवरी तक का है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर हैं ये आपको लाभकारी होंगे। जैसे आने वाला अभी हरियाणा पुलिस है या हरियाणा सीईटी है, जो भी आपके हरियाणा के एग्जाम्स होंगे उन सभी में लाभकारी होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हरियाणा वैक्सीनेशन दिवस कब मनाया जाएगा? ये मनाया जा चुका है दोस्तों। ये मनाया जाएगा या मनाया गया 25 जनवरी को। दोस्तों, कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि दिवस के क्वेश्चन और ये हरियाणा में पहली बार मनाया गया है। और ये है 25 जनवरी को वैक्सीनेशन दिवस। ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस था और जो इसका डिजीज था कोविड-19, इसके उसमें मनाया गया वैक्सीनेशन के लिए। तो दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि जो वर्ल्ड लेवल पे वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन बोलते हैं उसको, इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 10 नवंबर को। और दूसरा क्वेश्चन बनता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 16 मार्च को। तो दोस्तों, आपको ये तीनों याद रखने होंगे कि हरियाणा में कब मनाया जाता है 25 जनवरी, वर्ल्ड में कब मनाया जाता है 10 नवंबर, और नेशनल में मतलब भारत में 16 मार्च को। अगला क्वेश्चन कोरोना वायरस से रिलेटेड ही है। हरियाणा में कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रथम टीका किन्हें लगा? दोस्तों, इससे पहले हम देखते हैं कि ये ट्रायल स्टार्ट हुई थी। ये जो ट्रायल स्टार्ट हुई थी अभी कोरोना की, कि इसमें टीकाकरण की जो ट्रायल, इसका पहला फेज स्टार्ट हुआ। इस पहले फेज में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हैं या जो आर्मी पर्सनल जो डॉक्टर्स हैं, जो भी मतलब फ्रंट लाइन पे रह के कोरोना वायरस की लड़ाई में देश का साथ दे रहे हैं, उनको लगाया जाएगा। जैसे सफाई कर्मचारी हैं। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 16 जनवरी से देश में पहला चरण। तो इसमें हरियाणा में पहला जो टीका लगा, ये किन्हें लगा? ये दोस्तों लगा सरोज नाम की एक सफाई कर्मचारी है अपने पंचकुला में, तो ये लगा उनको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अभी इसमें हम एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे जो कोविड-19 है, जो इसके खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत कब से हुई? 16 को। अब ये दो वैक्सीन्स हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस की गई हैं। इन दो वैक्सीन्स का नाम है, एक वैक्सीन है कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन। क्या नाम है? कोवैक्सीन। अभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये किस कंपनी ने बनाई? तो ये बनाई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने। और कोवैक्सीन किसने बनाई? ये बनाई बायोटेक हैदराबाद ने। ये दो कंपनी है। अब इनके सीईओ का नाम भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, जो इसका सीईओ है वो है आधार पुणे वाला, और जो बायोटेक हैदराबाद का जिन्होंने कोवैक्सीन बनाई है, इनका जो सीईओ है वो है डॉक्टर कृष्णा एम इल्ला। ये चेयरमैन और एमडी दोनों हैं। तो दोस्तों, इसमें जैसे अभी एक चीज़ और हमें याद रखनी होगी कि जो ये वैक्सीन है, इसके कुछ रूल्स बनाए हैं कि जो वैक्सीन लगेगी, ये बनाए कि ये 18 साल से ऊपर होना चाहिए जिसको ये वैक्सीन लगेगी। दूसरी बात, ये दोनों, जैसे दो वैक्सीन हो गई, एक कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है। तो जो कोविशील्ड है ना, अगर जिसको पहला टीका मान लो कोविशील्ड का लग गया, तो दूसरा टीका भी उसको कोविशील्ड का लगना चाहिए। और दोनों वैक्सीन जो दो टीके लगेंगे, उन दोनों के बीच में मिनिमम 14 दिन का गैप होना चाहिए। और गर्भवती महिलाएं या फिर बच्चों को ये अभी नहीं लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की स्टॉक मतलब कितना स्टॉक है तथा लाभार्थियों की रियल टाइम जानकारी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस पोर्टल की शुरुआत की? दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और दूसरा है कि स्टॉक, कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा है किसी हॉस्पिटल में या देश में, तथा जैसे जो लाभार्थी है जिनको ये टीका लगना है, उन किसको लगाए, कितनों को लगाए, इसकी रियल टाइम मतलब जानकारी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, एक ऐप लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या होगा? दोस्तों, इस पोर्टल का नाम होगा कोविन। क्या नाम होगा? कोविन। ये अब क्योंकि ज़्यादा पोर्टल लॉन्च हुए हैं तो इनके बारे में आप जानकारी रखना, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
ये मसाला मंडी के हैं। अभी मंडियों का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कई मंडियां बनी हैं। जैसे पहला को ये क्वेश्चन है मसाला मंडी। मसाला मंडी मतलब जो स्पाइस मंडी है वो हरियाणा के किस स्थान पर शुरू की जाएगी? तो दोस्तों ये है सिरसा। ये सिरसा नाम की जो जगह है ये है अपने सोनीपत में। कहाँ है? सोनीपत में। तो सोनीपत में मसाला मंडी बनेगी। और दोस्तों जो गन्नौर है, गन्नौर में हमारी किस चीज़ की मंडी लगेगी? गन्नौर में हमारी लगेगी फल सब्जियों की। और जो बड़ी मंडी है फल सब्जी की इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मंडी लगेगी वो कहाँ लगेगी? गन्नौर में। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो फूलों की मंडी है वो कहाँ पर बन रही है? वो बन रही है गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। और जो हमारी क्या नाम है सेब की मंडी है, एप्पल की मंडी, वो कहाँ बन रही है? तो वो बन रही है हमारी पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला में। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ गया, ये आप देख लीजिए। फल सब्जी मंडी गन्नौर, सेब मंडी पंचकुला, फूल मंडी गुरुग्राम। अब क्वेश्चन आता है फसल अवशेष। जैसे फसलों से जैसे पराली रह जाती है या कोई भी अवशेष रह जाते हैं छोटे मोटे, तो उनसे सीएनजी बनाने की प्रक्रिया हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की है कि ये कहाँ बनाई जाएगी। सीएनजी बनाने के लिए एक प्लांट लगाया जाएगा। ये किस जिले में लगाया जाएगा? पहले तो प्लांट देख लेते हैं कहाँ लगाया जाएगा। ये लगाया जाएगा दोस्तों कैथल में। अब कैथल में लगाया जाएगा। इस प्लांट को बनाने के लिए कौन कौन भागीदारी हैं ये देख लेते हैं। ये कैथल में लग रहा है तो कैथल के जो डीसी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, वो है सुजान सिंह। एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये एमओयू हुआ किन किन के बीच में, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो ये एमओयू किन किन के बीच में हुआ है? डीसी सुजान सिंह, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर है उस डिस्ट्रिक्ट के। फिर है ग्रो डीजल। ये ग्रो डीजल क्या है? ये कंपनी है, इसका समझौता हुआ है। यही ग्रो डीजल हमारी क्या करेगी? सीएनजी बनाएगी। किससे? जो हमारा फसलों का अवशेष होगा। तो इसके सीईओ का नाम भी याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि ये इनका नाम अतुल सक्सेना। फिर ग्रामीण विकास ट्रस्ट के सीईओ है कि ग्रामीण एरियाओं से क्या नाम है हमारे जो फसलों के अवशेष आएंगे, तो उसके सीईओ है शेखर नाम उनका। और मुख्यमंत्री का गुड गवर्नेंस एसोसिएट है सुशासन सहयोगी। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी, इनका नाम है पंखुरी गुप्ता। ये नाम याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। क्या नाम है? पंखुरी गुप्ता। तो इन चारों के बीच में इन चारों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और इसके साथ एक पांचवी ऑर्गेनाइजेशन और है, इसका नाम है एफपीओ। इसको बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यही तो ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको फसल अवशेष देंगी। और इसमें साथ देंगे क्या नाम है डीसी यहाँ के, और यहाँ के क्या नाम है ग्रामीण विकास ट्रस्ट के जो सीईओ है या ग्रामीण विकास ट्रस्ट है वो, और ये इनमें साथी थे। तो ये मिलके सीएनजी का प्लांट लगा रहे हैं। लगा कौन सी कंपनी रही है? मेन क्वेश्चन यहाँ बनता है। ये ग्रो डीजल, और इसके सीईओ का नाम है अतुल सक्सेना। कहाँ लग रही है? कैथल में। और कैथल में आपको दोस्तों बता दूं, कैथल में एक जगह है मंदूड़ी। मंदूड़ी में क्या है हमारा? मंदूड़ी में क्या है? एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, या चालू भी हो चुका है, मतलब उसकी बिल्डिंग अभी बन रही है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स से रिलेटेड दोस्तों। रामजी लाल का निधन हो गया। ये 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके थे। ये किस जिले से संबंध रखते थे? तो दोस्तों रामजी लाल संबंध रखते थे हिसार जिले से। 630 पुलिस कंट्रोल वाहनों का नंबर क्या होगा? दोस्तों ये इमरजेंसी पुलिस व्हीकल्स स्टार्ट किए गए हैं हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। ये कितने हैं? ये 112 नंबर पे कॉल करने से आएंगे दोस्तों। तो इनका जो नंबर रखा गया है ना, तो इनका जो नंबर प्लेट होगी उस पे नाम होगा, ये होगा HR 112। जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या फिर जो तहसील होती है, जो RTO होता है उससे होता है, जैसे HR 01, 02 होता है, ऐसे ही इनका स्पेशल नंबर बनाया गया HR 112 से इनका रजिस्ट्रेशन होगा। और 112 पे कॉल करने से अभी इसकी पंचकुला से शुरुआत हुई है पायलट प्रोजेक्ट की, और ये 630 गाड़ियां चलेंगी। तो ये 15 मिनट में इमरजेंसी सेवा में 15 मिनट में तो जो हमारे शहरी इलाके हैं वहाँ पर आपके फ़ोन करने के 15 मिनट में आपके पास होंगी, और 20 मिनट में ये माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में होगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित खर्च सीमा के अनुसार पंचायत चुनाव में सरपंच पद के उम्मीदवार की खर्च सीमा को कितना कर दिया गया है?
तो जैसे कोई भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में क्या होता है, खर्च सीमा होती है जो उम्मीदवार होते हैं कि भाई उनको अपने जैसे पोस्टर छपवाने या जिस भी टाइप के जो भी खर्चे हैं तेल के हैं उन सब की खर्च सीमा होती है कि उससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। तो ये खर्च सीमा कितनी कर दी गई है, तो सरपंच की पहले होती थी 1,50,000, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 1,65,000। तो दोस्तों याद रखना ये कितना कर दिया गया है, 1,65,000। तो सभी की देख लेते हैं। जैसे दोस्तों सरपंच की कितनी कर दी गई है, 1,65 कर दी। पंच की कितनी 25,000 होती थी, 27,500 कर दी। पंचायत समिति या ब्लॉक समिति बोलते हैं उसके में पार्षद के लिए कितनी, पहले 3 लाख होती थी, 30,000 बढ़ा दी, 3,30,000। जिला परिषद 5 लाख होती थी, 5,50,000 कर दी। और हरियाणा में टोटल 22 जिला परिषद हैं, 6205 पंचायतें थी, बट अब 106 नई पंचायतें बना दी गई हैं दोस्तों। अब हो गई है 6311 पंचायतें, 142 ब्लॉक समिति हैं। हरसोला गांव, ये हरसोला गांव की बात हो रही है जो हाल ही में नाथूराम सेठ की हवेली से खुदाई में प्राप्त 1877 तथा 1918 के चांदी के सिक्कों के लिए खबरों में रहा। ये किस जिले में आता है दोस्तों, पहली बात तो ये हरसोला गांव है, इस गांव का नाम याद रखना। यहाँ पर जो हवेली थी जिसमें चांदी के सिक्के 1877 और 1918 के सिक्के मिले, ये किसकी हवेली में मिले, नाथूराम सेठ की हवेली में। तो ये हरसोला गांव किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो खबरों में गांव रहते हैं ना उन गांवों का नाम देके उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जा सकता है। तो ये है कौन से गांव में, ये गांव कौन से उसमें है, तो दोस्तों ये है कैथल में। नरेंद्र चंचल जो कि एक भजन गायक थे, इनकी मृत्यु उपरांत इनकी जीवनी का विमोचन किया गया, इसका नाम क्या था। देखिए दोस्तों, इससे आप याद रखते हैं ये भजन गायक थे, और भजन नॉर्मली कब गाए जाते हैं, जागरणों में, और ये कब गाए जाते हैं, नाइट में। कब, नाइट में। तो इससे आप याद रख सकती हैं नाइट में, रात में गाए जाते हैं। तो इनको द मिडनाइट सिंगर बोला जाता था। क्या बोला जाता था, द मिडनाइट सिंगर, कि जो आधी रात में गायन करता है। तो ये कौन से उसमें हो गए, इनकी जीवनी का नाम क्या हो गया, द मिडनाइट सिंगर। और इनको लिखा किसने है, तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है, इसको लिखा है जॉर्जी भल्ला और प्राची माथुर ने। तो ये नाम भी आप याद रखना दोस्तों, जॉर्जी भल्ला और प्राची माथुर इसकी लेखिकाएं हैं। दोस्तों कुछ बुक्स का नाम याद रख लीजिए, जैसे कि जो बाइडन ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, याद रखना। और जो कमला हैरिस है वो 49वीं क्या बनी है, 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है, और ये चेन्नई से बिलोंग करती। और दोस्तों इनकी बुक्स के बारे में याद कर लेते हैं। एक चीज़ याद और रखना दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है उसकी वाइफ को बोला जाता है फर्स्ट लेडी, और इसका नाम है जो बाइडन की पत्नी का जिल बाइडन। क्या नाम है, जिल बाइडन। कौन से नंबर, 46। कौन से नंबर की उपराष्ट्रपति, कमला हैरिस, 49, 49 नंबर की। तो इनकी 2 बुक्स हैं जो बहुत मतलब नामी ग्रामी बुकें हैं जो बाइडन की। एक है प्रोमिसेस टू कीप, क्या नाम है, प्रोमिसेस टू कीप। दूसरी बुक का नाम है प्रोमिस मी डैड, क्या नाम है, प्रोमिस मी डैड। ऐसी एक मिलती जुलती बुक है प्रोमिस्ड लैंड, क्या नाम है, प्रोमिस्ड लैंड। ये किनकी है, बैराक ओबामा की। लैंड किसकी है, ओबामा। जो बाइडन की प्रोमिस टू कीप एंड प्रोमिस मी डैड। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बुकें और आई हैं दोस्तों, ये 2-3 बुक और देख लीजिए आप। जैसे कि एक बुक है एस जयशंकर। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि एस जयशंकर कौन है, हमारे विदेश मंत्री हैं, और ये विदेश मंत्री है। और इनकी बुक का नाम है द इंडिया वे, स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, कि अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इंडिया का वे क्या होना चाहिए। एक SY कुरैशी जी जो हमारे पूर्व में क्या रह चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, इन्होंने बुक लिखी है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। पॉलिटिक्स में कैसे पॉपुलेशन मिथ क्या है, कि ये इस्लाम से रिलेटेड है क्या है, इसके ऊपर लिखी थी SY कुरैशी ने। एक बुक और याद रखिएगा आप दोस्तों, ये लिखी है हमारे जो पूर्व उप राष्ट्रपति रह चुके हैं। आज तक 2 ही राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं, उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो कि 2 कार्यकालों के लिए बने हैं। एक S राधाकृष्णन जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, और एक हामिद अंसारी जी। तो इन्होंने बुक का नाम क्या लिखा है, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। हैप्पी एक्सीडेंट से नाम याद रखना, ये आपको याद रहेगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत मोबाइल वैन से राशन का वितरण करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हरियाणा के किस शहर में की गई। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि स्टेट का राशन कार्ड होता था, हर एक स्टेट अपना राशन कार्ड बनाती थी। तो राशन कार्ड बनाती थी, फिर राशन मिलता कहाँ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत होता है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर्स होते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। तो ये क्या होते हैं, इन स्टोर्स पे क्या, इनको हम कोटा बोलते हैं, जैसे अपनी लोकल लैंग्वेज में हरियाणा में कोटा बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा अनाज है, केरोसिन ऑयल होता था, केरोसिन ऑयल तो फ्री तो हरियाणा हो चुके, केरोसिन ऑयल नहीं मिलता, चीनी, दाल, ये सस्ते दरों पे दी जाती है, किनको, गरीबों को। तो अब क्या कर दिया गया है कि अगर आपका राशन कार्ड किसी भी स्टेट में है तो आप किसी भी जगह से जाके किसी भी पीडीएस से आप ले सकते हो। इसके लिए एक सुविधा बना रखी है जिसको बोलते हैं पॉइंट, आप इसको बोलते हैं, यहां लिखते हैं दोस्तों, पॉइंट ऑफ सेल। इसमें क्या है, आपको एक मशीन है, उस मशीन में क्या है, आपको बायोमेट्रिक, मतलब आप अपने अंगूठे का निशान लगा के और किसी भी एरिया से आप अपना राशन ले सकते हो देश में। ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत पॉसिबल हो चुका है। तो अब इसमें हरियाणा सरकार क्या करना चाह रही है, पायलट प्रोजेक्ट वो होते हैं जो स्टार्टिंग में प्रोटोटाइप चला के देखा जाता है कि ये सक्सेसफुल होता है तो उसको पूरे हरियाणा में या पूरे राज्य में, देश में लागू कर दिया जाता है। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्या किया जाएगा, हरियाणा के शहरों में मोबाइल वैन से राशन दिया जाएगा, कि घर घर जाके मोबाइल वैन से, जिससे कि धोखाधड़ी या करप्शन को रोका जा सके। तो ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया जाएगा, ये किया जाएगा फरीदाबाद में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 23वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 62 किलोग्राम भार वर्ग में साक्षी मलिक को फाइनल में हराकर विजेता कौन बनी है। तो दोस्तों ये कौन बनी है, ये बनी है सोनम। कौन बनी है, सोनम। कितने भार वर्ग में, 62 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है। क्या जीता है, राष्ट्रीय सीनियर महिला राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप थी, इसको जीता है इन्होंने। और 50 किलोग्राम में किन्होंने जीता है, मीनाक्षी ने। और 55 किलोग्राम में किन्होंने जीता है, अंजू ने। इस साल रणजी ट्रॉफी नहीं खेली जाएगी, मतलब 2021 में रणजी ट्रॉफी नहीं खेली जाएगी। ये पहली बार हो रहा है। ये कितने साल बाद ऐसा हुआ है दोस्तों, ये हुआ है 87 साल बाद पहली बार ऐसा। और अभी रणजी ट्रॉफी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका पहला एडिशन हुआ था 1934 में। इसमें टोटल अब 38 टीमें खेलती हैं इंडिया की। और इसमें जो 2019-20 का चैंपियन था वो सौराष्ट्र बना था। इन्होंने किसको हराया था, बंगाल को। सौराष्ट्र जो टीम है वो गुजरात की एक पार्ट की टीम है, गुजरात में एक एरिया को सौराष्ट्र बोला जाता है, उसी की टीम है। और इसने जीता था किसको हरा के, बंगाल को हरा के। अब दोस्तों हम कुछ और देख लेते हैं, कुछ क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी। एक होती है देवधर ट्रॉफी, इसको जीता था, देवधर ट्रॉफी को किसने जीता था, इंडिया बी ने। एक ट्रॉफी होती है दलीप ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी को किसने जीता था दोस्तों, 19-20 में इंडिया रेड ने। दोस्तों एक होती है ईरानी कप, ईरानी कप का 19 का सीजन किसने जीता था, 20 में नहीं हुआ, विदर्भ ने। और एक होती है दोस्तों विजय हजारे, विजय हजारे को किसने जीता था लास्ट ईयर, कर्नाटका ने। तो दोस्तों देवधर इंडिया बी, दलीप इंडिया रेड, और ये है ईरानी ट्रॉफी विदर्भ, और जो विजय हजारे ट्रॉफी थी ये जीती थी कर्नाटका ने। तो याद रखना दोस्तों। और जैसे कि आपको पता है रणजी ट्रॉफी लास्ट ईयर किसने जीती थी, सौराष्ट्र ने। अब गणतंत्र दिवस के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 2021, क्या 26 जनवरी 2021 को किस नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया। दोस्तों हमारा जो क्या नाम संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, जो बन के तैयार हुआ था, जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो 26 जनवरी 1950 को पहला मनाया गया था। तो अब की बार कौन सा मनाया गया है, ये मनाया गया दोस्तों 72वां। वैसे 26 नवंबर को हमारे कानून, 26 नवंबर 1949 को हमारे कानून को क्या नाम है, जो हमारा संविधान बना था, संविधान को कुछ हद तक एडॉप्ट कर लिया गया था, बट उसको पूर्णतः एडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। हरियाणा के अब हरियाणा के पुलिस अधिकारियों की बात कर लेते हैं। 2 टाइप के मेडल्स होते हैं दोस्तों, एक है
जैसे जो मेनली है राष्ट्रपति पुलिस पदक देता है, एक होते अति वशिष्ठ सेवा, एक होता है जैसे वीरता, कोई होता है बहादुर, या फिर कोई होता है जैसे जो मेरिटियस, जो मेरिट के आधार पे दिया जाता है। तो इसमें पूछा क्या गया है, राष्ट्रपति पुलिस पदक अति वशिष्ठ सेवा प्रदान किया गया। अति वशिष्ठ सेवाओं के लिए किन्हें प्रदान किया गया है, ये दो को पर दिया गया है दोस्तों। एक संदीप खिरवार, संदीप खिरवार क्या है, ये है एडिशनल पुलिस महानिदेशक है, नहीं ये दोस्तों माफ़ करिएगा, ये है एडीजीपी रोहतक के। और जो नवदीप सिंह विर्क है वो है एडिशनल पुलिस महानिदेशक, ये कहाँ के, कानून के, लॉ एंड ऑर्डर के। तो ये दोनों को दिया गया है क्या, ये आईपीएस अधिकारी है दोस्तों नवदीप सिंह विर्क, और ये अभी एडिशनल महानिदेशक, एडिशनल पुलिस डायरेक्टर है किसके, कानून के, कानून व्यवस्था के, लॉ एंड ऑर्डर के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं को, जो मेरिट पे जो सेवाएं दी गई हैं मेरिटियस, उन सेवाओं के लिए किन्हें दिया गया है, तो ये टोटल 12 को दिया गया है। तो टोटल कितने पदक हरियाणा वालों को मिले हैं पुलिस पदक, ये टोटल 14 मिले हैं, 12 सराहनीय सेवाओं के लिए और 2 अति वशिष्ठ सेवाओं के लिए, तो टोटल 14 मिले। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी पदक ये किसको दिया गया, तो ये बहादुरी पदक दिया गया है, एएसआई हैं, ये झज्जर के रहने वाले हैं, इनका नाम है भूपेंद्र। अब इसी दिवस, गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार दिया गया है, ये किनको दिया गया है, एक सीआरपीएफ के, पहली बात तो आपको याद रखना सीआरपीएफ के हरियाणा के जींद के रहने वाले किस जवान को दिया गया, तो ये कहाँ, ये कौन है, ये सीआरपीएफ के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये सीएपीएफ होती है हमारी पैरा फोर्सेस जो होती हैं, उसके जो ये अधिकारी हैं, किसको दिया गया, सोनू अहलावत को, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, जींद के। आपको बता दूं जो सीआरपीएफ के जो महानिदेशक थे, जो डायरेक्टर जनरल थे, उनका नाम था एपी महेश्वरी, और अब ये रिटायर हो गए हैं। इनकी जगह अभी चार्ज जो दिया गया है वो दिया गया है कुलदीप सिंह को। तो याद रखना दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, और ये भी अभी चेंज होंगे, ये सिर्फ इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्या पता है चेंज हो या इनको परमानेंट चार्ज दिया जाए, तो ये भी याद रखना आप। निम्नलिखित में से किन्हें पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया, दोस्तों हमारे देश के जैसे सबसे जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, एक तो परमवीर चक्र, जैसे अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये होते हैं आर्मी में सेवा देने वालों के, जो आर्मड फोर्सेस में जो हमारे जवान होते हैं। पर जो सिविल सेवाओं के लिए चार पुरस्कार होते हैं, इनमें सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न। क्या होता है, भारत रत्न। इसके नीचे आता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा होता है विभूषण। कौन सा होता है, विभूषण। इसके बाद होता है भूषण, इसके बाद होता है श्री। क्या नाम होता है, श्री। तो ये पुरस्कार दिए गए हैं। अब की बार ये पुरस्कार अलग हैं। तो जो 4 पुरस्कारों में से जो पद्म विभूषण है वो टोटल दिए गए हैं 7 लोगों को, और जो पद्म भूषण है वो दिए गए हैं दोस्तों लगभग, ये दिए गए हैं 10 को, और जो पद्म श्री है दोस्तों ये दिए गए हैं 102 लोगों को। तो इसकी लिस्ट मैं आपको पूरी बताऊंगा, और जो ये 10 को दिया गया है ये कौन कौन थे दोस्तों। इस साल जो ये पुरस्कार दिए गए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पद्म भूषण। पद्म भूषण त्रिलोचन सिंह को भी दिया गया, तरुण गोगोई जो हमारे पूर्व में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी दिया गया। रामविलास पासवान जो कि एलजेपी पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी, जिनका बेटा चिराग पासवान बिहार से आते हैं, ये हमारे केंद्रीय मंत्री भी थे, इनका निधन हो गया, इनको भी दिया गया। तो तीनों को दिया गया, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। बात कर लेते हैं त्रिलोचन सिंह की। इन त्रिलोचन सिंह जी हरियाणा से संबंध रखते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। त्रिलोचन सिंह जो थे राज्यसभा सांसद बने थे, कहाँ से, हरियाणा से। तो क्योंकि ये कहीं से भी कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, और इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था दुधियाल पंजाब में। ये दुधियाल पंजाब है, ये अभी पाकिस्तान के पास है ये एरिया। और ये पहले प्रेस फैकल्टी, ये गलत लिखा है, प्रेस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, फैकल्टी बोल गया, माफ़ कीजिएगा। ये प्रेस सेक्रेटरी रह चुके हैं, किसके, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके प्रेस सेक्रेटरी थे। और ये नेशनल काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जो हमारी जो माइनॉरिटी किसको बोला जाता है, जो ऐसे धर्म जिनकी जनसंख्या इंडिया में कम है,
तो उनको माइनॉरिटी बोलते हैं। जैसे मुस्लिम हैं, बुद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये सब माइनॉरिटीज में आते हैं इंडिया में। तो इनके चेयरमैन रह चुके हैं त्रिलोचन सिंह जी। याद रखिएगा क्या क्या, जैसे मल्टीपल क्वेश्चन दे सकते हैं हरियाणा वाले, कि उनमें से जैसे क्वेश्चन दे के पूछ ले कि ABC कौन कौन से ऑप्शंस ठीक हैं। तो राष्ट्रपति के भी ये रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद और चेयरमैन रह चुके हैं। बात कर लेते हैं पद्म विभूषण की। ये 7 लोगों को दिया गया, भूषण 10 को दिया गया, पद्म श्री 102 को दिया गया। तो पद्म विभूषण किन को दिया गया? ये शिंजो अबे, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये अपने इन्होंने रिटायरमेंट ले लिए, इस्तीफा दे दिया था ये इनकी अपनी सेहत के कारण। तो शिंजो अबे को मिला है। SP बालासुब्रमण्यम, ये कला के क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से आते हैं? तमिलनाडु से। ये आपको सातों एक बार याद रखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे नायब तहसीलदार का पेपर हुआ था, उसमें 3 ऑप्शन दे दिए थे कि इनमें से किस किस को पद्म पुरस्कार मिले, तो उनमें से बताना था, जैसे इसको मिला या इसको मिला। तो ये याद रखना, शिंजो अबे पूर्व प्रधानमंत्री जापान के थे, SP बालासुब्रमण्यम कला के क्षेत्र से तमिलनाडु, डॉक्टर बेल मोनपा हेगड़े, ये क्या थे? ये डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, कर्नाटका से आते हैं। नरेंद्र सिंह कपियन, इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स के लिए जाने जाते हैं, ये साइंटिस्ट हैं, ये विज्ञान से, ये इंडो अमेरिकन है, ये भारतीय मूल के, अमेरिका में रहते हैं। 4 दिसंबर 2020 को इनका देहांत हो गया। मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और फिर BB लाल, ये पुरातत्व जो आर्कियोलॉजी का होता है, जैसे जो खुदाई होती है, हमारे पुरातत्व विभाग के अधिकारी रह चुके हैं, इनको दिया गया, ये दिल्ली से हैं। सुदर्शन साहू, ये मूर्तिकार है बहुत बड़े, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से। निम्नलिखित में से किन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये पद्म श्री टोटल दिए कितने गए हैं? पद्म श्री दिए गए हैं दोस्तों 102, ये 102 दिए गए। इनमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो हरियाणा से बिलोंग करने वाले हैं जय भगवान गोयल और वीरेंद्र सिंह। तो आंसर हो गया A and B बोथ। अब जय भगवान कौन है? जय भगवान गोयल, ये एक एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षाविद हैं। ये हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और ये यमुनानगर के रहने वाले। कौन सी यूनिवर्सिटी में? KU के, पर रहने वाले कहाँ के हैं? यमुनानगर के। और जो वीरेंद्र सिंह हैं, ये खिलाड़ी हैं, ये एक पैरा रेसलर है, कुश्ती करते हैं पैरा की, और ये है झज्जर के सासरोली गांव के। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है वीरेंद्र सिंह किससे संबंध रखते हैं? वीरेंद्र सिंह संबंध रखते हैं पैरा रेसलर, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? झज्जर से। झज्जर में गांव है सासरोली। कौन सा? सासरोली। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। ऐसे ही जय भगवान गोयल को पूछा जा सकता है, यमुनानगर से, KU के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं। राज्य द्वारा संचालित कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति तथा जनजाति के जो SC STs हैं के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित करने की योजना किस राज्य ने शुरू की है? जो स्टेट ओन्ड हमारे कॉलेज हैं, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं, हरियाणा उनमें जो छात्र पढ़ रहे हैं SC और ST के, इनको कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए इनको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स दी जाएंगी, इनसे निःशुल्क पुस्तकें दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रिलेटेड है हमारे क्या नाम रिपब्लिक डे से, जो हमारा गणतंत्र दिवस था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? ये होता क्या है? एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं, जो जिन्होंने वीरता का या बहादुरी का कोई काम किया गया है, उनको बाल पुरस्कार दिया जाता है। ये कितने बच्चों को दिया गया इस साल? ये दिया गया दोस्तों 32 बच्चों को। कितने बच्चों को? टोटल 32 बच्चों को, और हरियाणा का इनमें कोई भी नहीं है, याद रखना। अब गणतंत्र दिवस से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे तो गणतंत्र दिवस पे झांकियों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो झांकियों के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें बात करते हैं। सबसे पहला कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल 32 झांकियाँ निकाली गई। कितनी झांकियाँ? 32 झांकियाँ। इन 32 झांकियों में से 17 झांकी तो थी स्टेट्स की, राज्यों की या यूटी की। इनमें से 9 झांकी थी CAPF, जो हमारे सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस होते हैं उनकी, या फिर गवर्नमेंट की या मिनिस्ट्रीज की। और 6 थी, जो 6 झांकियाँ बच गई वो थी डिफेंस मिनिस्ट्री की, जो डिफेंस मिनिस्ट्री की या फिर डिफेंस से रिलेटेड।
तो इनमें अब अवार्ड दिए गए। तो जो 17 झांकी थी जो पहले वाली, इनमें बेस्ट कैटेगरी की जो झांकी थी वो थी उत्तर प्रदेश की झांकी, इसको मिला प्रथम स्थान। आपको झांकी दिखाता हूँ मैं, ये झांकी थी जो उत्तर प्रदेश की राम मंदिर से रिलेटेड, और महर्षि वाल्मीकि जी बैठे जिन्होंने रामायण की रचना की थी, उनसे रिलेटेड ये झांकी थी, इनको मिला बेस्ट प्राइज। वापिस आते हैं दोस्तों, और दूसरे स्थान पर इसमें रहा था त्रिपुरा। कौन रहा था दूसरे स्थान भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इसमें त्रिपुरा। और जो 9 झांकी जो सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेस की थी या मंत्रालयों की थी, इसमें जो बेस्ट रही वो रही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन रही? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और जो सीआरपीएफ है ना, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं, जिसका मैंने आपको बताया था एपी महेश्वरी जी अभी रिटायर हो गए हैं, और इसकी जगह कुलदीप सिंह ने यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक का पद पर आए हैं। तो इन्होंने अपनी झांकी गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार निकाली। 6 झांकियाँ रक्षा मंत्रालय की डिफेंस फोर्सेस की थी। और अब एक स्पेशल अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड किस झांकी को दिया गया? सीपीडब्ल्यू की, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जो झांकी थी उसको स्पेशल अवार्ड दिया गया दोस्तों। हरियाणा के किस स्थान पर गुरु नानक देव, जो सिख धर्म के संस्थापक हैं या पहले गुरु हैं, कल्पना चावला जो कि एक एस्ट्रोनॉट थी, स्वामी विवेकानंदा के नाम पर स्वागत गेट। स्वागत गेट क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी जैसे रोड है कोई भी है, इस रोड पर कोई भी जैसे घुसने से पहले कोई भी एक गेट बना दिया जाएगा कि किसी भी महापुरुष या किसी भी जो गणमान्य व्यक्ति है उनके नाम का गेट बना दिया जाता है। वो क्यों बनाया जाता है? कि उन महापुरुषों को हम याद रखें, उनको याद रखें कि इन्होंने क्या कार्य किए समाज के लिए, और जैसे इन्होंने क्या कार्य किए उनको याद रखने के लिए, समाज में एक सुधार करने के लिए इनका ये गेटों की स्थापना की जा रही है। इनको स्वागत गेट बोलते हैं। और ये कहाँ बन रहे हैं? ये तीनों के गेट जो बनाए जा रहे हैं दोस्तों, ये बनाए जा रहे हैं करनाल में। कहाँ बनाया जा रहा है? करनाल में। निम्नलिखित में से किनका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय गान गाने तथा तिरंगा फहराने के लिए नाम दर्ज हुआ है? दोस्तों ये जो कारनामा किया है, ये किया है -45 डिग्री सेल्सियस पे, और ये नाम दर्ज कहाँ हुआ है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। तो ये कौन थी? ये किन्होंने किया है? ये फतेहाबाद बनवाली की रहने वाली मनीषा पायल ने करके दिखाया। ये कहाँ की रहने वाली है? बनवाली, फतेहाबाद की। अभी ये फिर से देख लेते हैं दोस्तों, एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक नाम दर्ज और हुआ है, वो पहले वाला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने वाले अर्नव जैन किस जिले से संबंधित हैं? जो ये अर्नव जैन हैं, इनकी 5 साल की उम्र है। और जो कंपनी कोई भी होती है, जैसे लोगो होते हैं, जैसे हमारे चैनल का स्टडी हरियाणा का चैनल है, इसका लोगो बना रखा है, कोई भी लोगो जो अपना दर्शाता, जैसे नाइकी का ये है, एडिडास का वो 3 ऐसे ऐसे बन के हैं, तो ये लोगो होते हैं किसी भी कंपनी के। तो 260 कंपनियों से ज़्यादा के लोगों इस बच्चे को याद है कि ये किस कंपनी का है। इसका नाम क्या किया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। ये कहाँ का रहने वाला है दोस्तों? ये है यमुनानगर का रहने वाला। 8 वर्षीय सानवी, 8 वर्ष की लड़की है जिसका नाम है सानवी। तो इनका नाम भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। तो ये कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है दोस्तों पानीपत की। कहाँ की रहने वाली है? पानीपत की। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, कला का क्षेत्र जो आर्ट या क्राफ्ट का जो क्षेत्र है उसमें सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सोनीपत के एक कला अध्यापक हैं का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज हुआ है। जिनका नाम बताना है हमें। तो इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है नरेश आकाश। क्या नाम है? नरेश आकाश। कहाँ के रहने वाले हैं ये? पहली बात, नरेश आकाश कला अध्यापक, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज, सोनीपत के रहने वाले हैं। शहीदों के लिए एक्स ग्रेसिया, एक मिनट दोस्तों, शहीदों के लिए एक्स ग्रेसिया ग्रांट हरियाणा सरकार ने कितना कर दिया है? तो ये एक्स ग्रेसिया ग्रांट होता क्या है? जैसे अगर कोई शहीद हो जाए हमारा जवान, तो उसकी जो फैमिली, उसके जो डिपेंडेंट रह गए बाद में, उनको कुछ राशि देती है गवर्नमेंट कि उनका खर्चा चल सके, उनका जीवन यापन हो सके, उनकी कमी को दूर करने के लिए, तो कि फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना आए। तो उसके लिए हरियाणा सरकार पहले जो राशि देती थी वो देती थी 20 लाख रुपए। अब ये बढ़ा के हरियाणा सरकार ने कर दिया है 50 लाख।
अब कितना है एक्स ग्रेसिया? 50 लाख शहीदों के लिए। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल कार्ड बनाए जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये पीला कार्ड भी बोलते हैं इसको। बनवाने के लिए पहले आय सीमा कितनी थी? 1,20,000। इसको बढ़ा के कितना कर दिया? अगर मान लो आपको बीपीएल कार्ड बनवाना है, इसकी सुविधाएं लेनी है, तो अगर आप गरीबी रेखा से नीचे का पैमाना पहले कितना था? अगर 1,20,000 से कम कमाते हो तो ही बीपीएल में आ सकते थे, और अब ये बढ़ा के कर दिया 1,80,000। इसमें सिर्फ यही एक वो सीमा नहीं है, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आपके घर कैसा है, कच्चा घर है कैसा है, उसके आधार पे बीपीएल कार्ड बनते हैं। ये जो ग्राम सचिव होता है वो जाता है, वो ग्राम सेक्रेटरी भी बोलते हैं उसको, वो जाता है, वो उसको पूरे घर का मुआयना करता है, पहले फॉर्म भरवाता है, फिर इसको अलॉट किया जाता है बीपीएल कार्ड। ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाला राज्य है। सबसे पहला राज्य कौन सा है? ये ईआरपी सॉफ्टवेयर होता क्या है? जैसे सरकार को एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है, विज्ञापन देने पड़ते हैं, तो सरकारी विज्ञापनों के खर्च को या कैसे कितना खर्च करना है, क्या करना है, उसकी सब क्या रख रखाव करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आया है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, ईआरपी। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ईआरपी क्या होता है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये किस सरकार ने सबसे पहले स्टार्ट किया? ये अपनी हरियाणा राज्य सरकार ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल शुरू किया है। आईसीजेएस का इस्तेमाल किस प्रणाली में तेजी लाने के लिए किया जाएगा? ये आईसीजेएस की मैंने यहाँ लिख दी है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इससे क्या होगा? जो न्याय वितरण प्रणाली है ये स्ट्रॉन्ग होगी। कैसे? जैसे आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको हम पूरे को ढंग से इस पोर्टल, इस तकनीक के तहत, इस प्रणाली के तहत उसको ऑपरेट कर पाएंगे कि इसने कितना क्राइम किया है। तो इनको आपस में वो करके इंटरलिंक करके न्याय वितरण में तेजी आएगी, मतलब केसों का जो सुलझेड़ा है वो जल्दी होगा इसमें। हरियाणा में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? हरियाणा में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे दोस्तों? ये खोले जाएंगे 4 नए मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? सबसे पहले ये देखते हैं 4 नए मेडिकल कॉलेज, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, एक हरियाणा में नया एम्स बन रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसका जो मेन जो पहले होता था दिल्ली में, अब एक और बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है? रेवाड़ी में। पर ये है एम्स। अब बोल रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस 4 खोले जाएंगे। आंसर होगा 4। ये देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। पहला खोला जाएगा भिवानी में, दूसरा खोला जाएगा जींद में, एक गुरुग्राम में, और एक खोला जाएगा नारनौल महेंद्रगढ़ में। तो ये 4। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो एमबीबीएस होता है, इसकी सीटें पहले हरियाणा में 750 थी, पर ज़्यादा डॉक्टर्स देश को देने पड़ेंगे, तो उसके लिए सीटें भी ज़्यादा चाहिए। तो ये अब सीटें कर दी हैं, 1750 सीटें हरियाणा में एमबीबीएस की कर दी हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूंगा पुलिस से रिलेटेड, कि अभी अभी जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का जो अवार्ड मिला है 2016-17 के लिए, ये 2021 में दिया गया है। ये पुलिस अकादमी जो हमारी मधुबन पुलिस अकादमी है, मधुबन में जो ट्रेनिंग देते हैं, जैसे पुलिस अधिकारी जो हमारे नियुक्त होते हैं, जैसे अभी पुलिस में आपका पेपर होगा, आप लगोगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी मधुबन में। तो जो मधुबन पुलिस अकादमी है, इसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी दिया गया है इंडिया की। GIS ये होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। लैब, GIS लैब है जो, वो हरियाणा के किस नगर निगम में शुरू की गई है? तो दोस्तों GIS होता क्या है? ये होता है जोग्राफिक इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम। क्या होता है? जो हमारी ज्योग्राफी है, जो हमारा भूगोल है, इससे क्या होता है? हमारी ज़मीन का पता चलता है कि जो हमारी संपत्ति है। तो इस GIS लैब टेक्निक के तहत जो हमारी क्या नाम है, ज़मीन है, संपत्ति है, उनका ब्यौरा प्रॉपर कर दिया जाएगा और ये डिजिटलाइज हो जाएगा। इस टेक्निक के तहत डिजिटलाइज किया जाएगा। इस टेक्निक का यूज करके, इन लैब्स का यूज करके हम जो हमारे क्या नाम है, संपत्ति है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे कि ये कहाँ है, क्या है, उसके रेवेन्यूज क्या हैं। तो GIS टेक्नोलॉजी का किस नगर निगम ने यूज किया है? तो हरियाणा में एक चीज़ और बता दूं आपको, 11 नगर निगम हो गए। जो नया नगर निगम बना है वो बना है मानेसर। कहाँ पर बना है? मानेसर। ये गुड़गांव में आता है और ये ऑटो हब भी बोला जाता है हरियाणा का। तो ये सबसे पहले स्टार्ट किया किसने है? ये स्टार्ट किया है फरीदाबाद ने।
और ये गुरुग्राम में पहले से स्टार्ट हो चुकी है ये लैब। तो 2 जगह स्टार्ट हो गई है GIS लैब, गुरुग्राम और फरीदाबाद। हरियाणा में खेलों को प्रोत्साहन देने तथा नए खिलाड़ी देश को देने के लिए 500 से ज़्यादा खेल नर्सरियाँ खोली जाएंगी। ये खेल नर्सरियाँ होती क्या हैं दोस्तों, कि जैसे एक खेल की जैसे एकेडमी होती है, जैसे आप कोचिंग लेने जाते हो, ऐसी ही खेल नर्सरियाँ बनाई जाएंगी कि इन नर्सरी में छोटे छोटे बच्चे आएंगे स्टार्टिंग से, कि उनको फिर देखा जाएगा कि ये बच्चा किस खेल के लिए लायक है, ये क्या कर सकता है, फिर उन पे सरकार फोकस करेगी और नए नए खिलाड़ी, नए नए देश को युवा प्रतिभाएं देगी। तो ये जो खेल नर्सरियां हैं, तो ये जो योजना चलाई है कि बच्चों 500 जो ये खेल नर्सरियां खोली जाएंगी कि बच्चों को मतलब अच्छा खिलाड़ी बनाया जा सके, देश को अच्छे खिलाड़ी दिया जा सके। तो ये योजना चलाई है कैच देम यंग। क्या नाम से? कैच देम यंग। कैच देम यंग खेल के लिए 500 से ज़्यादा नर्सरियाँ खोली जाएंगी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 4th, चौथा, आयुर्वेदिक अस्पताल हरियाणा में कहाँ खोला जाएगा? दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं, एक है आयुर्वेदिक अस्पताल, ये दोस्तों आयुर्वेदिक अस्पताल ये कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? ये आयुर्वेदिक अस्पताल चौथा खुलेगा। कौन से नंबर का? चौथा। ये खुलेगा मैयड़ हिसार में। तो बात आती है दोस्तों, मैयड़ हिसार में तो चौथा खुल रहा है, बाकी 3 कहाँ कहाँ हैं? तो इन 3 का नाम और याद कर लेते हैं दोस्तों, लगे हाथों। पहला है कुरुक्षेत्र में, दूसरा है नारनौल में, दोस्तों तीसरा है भिवानी में। तो 3 याद कर लो, कुरुक्षेत्र, नारनौल, भिवानी, मैयड़ हिसार में चौथा खुल रहा है। संस्कृत गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये संस्कृत गुरुकुल महाविद्यालय, इसको आप है ना कंफ्यूज मत हो जाइएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये है कॉलेज, वो है यूनिवर्सिटी संस्कृत की। संस्कृत यूनिवर्सिटी खुल रही है मुंदड़ी कैथल में। कहाँ पर? कैथल में, मुंदड़ी नाम की जगह पर। और जो ये क्या नाम संस्कृत गुरुकुल महाविद्यालय खुल रहा है, ये माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स जो है, ये कहाँ पर है? पंचकुला में। माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में खुलेगा, पंचकुला में। उत्तराखंड की 4000 मीटर ऊंचाई वाली केदारकंठा, ये केदारकंठा क्या है? ये चोटी है। इसको फतेह करने वाली पर्वतारोही शिवांगी पाठक हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? दोस्तों ये संबंध रखती है हिसार से। हिसार से एक और जो हमारी पर्वतारोही है, जो एवरेस्ट को नेपाल और चाइना दोनों तरफ से चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला है, वो कौन है? उनका नाम क्या है? अनीता कुंडू। क्या नाम है? अनीता कुंडू। और इनको अभी अभी तेंजिंग नोर्गे साहसी पुरस्कार भी मिला था। कौन सा? तेंजिंग नोर्गे साहसी पुरस्कार, अनीता कुंडू। ये है फरीदपुर एक नाम की जगह है, और ये कहाँ पर है? हिसार में। ये भी हिसार की रहने वाली है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं कि केदारकंठा को फतेह किसने किया? शिवांगी पाठक ने। और इसकी ऊंचाई कितनी? 4000 मीटर। कहाँ से? हिसार से। स्कूली विद्यार्थियों को मूल्यांकन टेस्ट देने के सुविधा किस ऐप के जरिए दी जाएगी? मूल्यांकन टेस्ट क्या होते हैं दोस्तों? असेसमेंट टेस्ट बोलते हैं इनको इंग्लिश में। ये असेसमेंट टेस्ट होते क्या है? मूल्यांकन टेस्ट, कि आपने पढ़ाई की, फिर आप एग्जाम्स दोगे, क्विज दोगे, तो उसके जरिए आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आए। तो उस मार्क्स को देखने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए कि आप कितने पानी में हो, तो उसके लिए जो ऐप है वो हरियाणा स्कूल एजुकेशन ने जो BSEH जो हमारा जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर एजुकेशन है उसने स्टार्ट किया, जो भिवानी में है, उसका नाम है अवसर ऐप। IMT सोना, IMT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, IMT। तो ये IMT सोना, तो IMT सोना को किसका क्लस्टर बनाया जाएगा? क्लस्टर मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे अभी ऑटोमोबाइल क्लस्टर बना दें, मतलब वाहन बनाने का, कि इसमें वाहन की फैक्ट्री होंगी छोटी छोटी। एक वाहन की फैक्ट्री के लिए इंजन ये कंपनी बनाएगी, ये काम करेगी, ये दूसरे वाली चैसी बनाएगी, ये पेंट करेगी। तो इस तरीके से क्लस्टर होते हैं कि एक कंपनी को चलाने के लिए जैसे कि मतलब नट बोल्ट चाहिए, तो क्लस्टर बना देगी कि यहाँ इसी चीज़ की कंपनी होगी। तो IMT सोना को किस चीज़ का क्लस्टर बनाया जा रहा है? वहाँ पर किस चीज़ का फोकस रहेगा? किन कंपनियों का? इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो IMT सोना किसका है? इलेक्ट्रॉनिक्स का।
और ऑटोमोबाइल हब अभी अभी एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों देश का 2/3, देश का 2/3 पैसेंजर जो कार है हमारी उसका उत्पादन हरियाणा में किया जाता है। हरियाणा में मेनली जो पैसेंजर कार्स होती हैं इनका उत्पादन कहाँ होता है? फरीदाबाद, पलवल के आसपास फरीदाबाद बल्लभगढ़ कह लो, और जो मेन तो हमारा जो गुरुग्राम जहाँ पर मारुति है, या फिर रेवाड़ी का जो हमारा धारूहेड़ा वाला एरिया है, फरीदाबाद ये मानेसर वाला एरिया, ये हमारा ऑटोमोबाइल हब है गुरुग्राम। मेनली हम गुरुग्राम बोल देते हैं ऑटोमोबाइल हब। हिफाजत अभियान दोस्तों क्या है? हिफाजत अभियान, इसका संबंध किससे है? हिफाजत अभियान हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। ये स्टार्ट किया गया है बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए। जो यौन शोषण होता है बच्चों का, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में, तो ये हिफाजत अभियान की शुरुआत हरियाणा में की गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है साइलो स्टोर बिन टेक्निक। ये साइलो स्टोर बिन टेक्निक यूएसए की टेक्निक है। ये टेक्निक होती क्या है दोस्तों? क्या है कि जैसे हमारे वेयर हाउसेस हैं, जो हमारे गोदाम हैं, जैसे हम मंडी में अनाज बेचते हैं तो वहाँ ख़राब हो जाता है कि कितना रखना है, कैसे रखना है, तो उसकी एक टेक्निक है कि इसको बढ़िया तरीके से रखा जा सके। तो ये तकनीक किसकी है? वेयर हाउस की। वेयर हाउस गोदाम को बोला जाता है। सरल पोर्टल के जरिए सुविधा देने में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? तो कौन सा जिला रहा दोस्तों? ये रहा सरल पोर्टल के जरिए सुविधा देने में रेवाड़ी। हरियाणा में अब कुल कितने शहरों को पवित्र शहरों का दर्जा प्राप्त है? पवित्र शहर यानी होली सिटी। होली सिटी कितनी है? पहले ये था 2 शहरों को। 2 शहर कौन कौन से थे? एक था कुरुक्षेत्र, एक था पिहोवा। इसमें पता आपको मंदिरों की भरमार है। ये अभी जो 3 नए शहर पवित्र शहर घोषित किए गए हैं, इनमें सबसे पहले है पंचकुला। पंचकुला आपको पता है माता मनसा देवी मंदिर है। दूसरा है गुरुग्राम। गुरुग्राम को पता है आपको माता शीतला देवी मंदिर है। तीसरा है बेरी। बेरी कहाँ पड़ता है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आपको जैसा कि आपने हरियाणा जीके में पढ़ा होगा माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर है। तो अब टोटल कितने शहर हो गए पवित्र शहर? ये हो गए 5। पहले 2 थे, 3 नए। तीनों का नाम याद रखना, पंचकुला, गुरुग्राम, बेरी। मिसेज इंडिया 2020 का खिताब पानीपत की रहने वाली किस महिला ने जीता? ये पूछा जा रहा है। मिसेज इंडिया जो शादीशुदा होती है, खिताब किसने जीता है? पानीपत की रहने वाली किस महिला ने जीता है? ये जीता है प्रियंका जुनेजा ने। रेशमी रसिया मेघ मेखला नामक काव्य का विमोचन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला में किया गया। इनके लेखक कौन थे? ये किसने लिखी है? कौन सी है? दो रचनाएं हुई हैं। एक रेशमी रसिया, दूसरी है मेघ मेखला। इनकी जो लेखिका हैं वो हमारी आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है धीरा खंडेलवाल। और धीरा खंडेलवाल को 2018 के लिए, अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार 2018 के लिए ये हमारी साहित्य अकादमी द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है श्रेष्ठ महिला रचनाकार। किसके लिए? 2018 के लिए। और इसमें 2 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। तो नाम याद रखना, रेशमी रसिया मेघ मेखला। पंजीकृत महिला कामगार, जो पंजीकरण करा चुकी रजिस्टर्ड महिला कामगार हैं, को सदस्य हैं नवीनीकरण के लिए जो रिन्यू कराएंगी के समय साड़ी, सूट, चप्पल तथा कितनी राशि सरकार द्वारा दी जाएगी? जो महिला कामगार है वो जब अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराएगी तो उसको कितने रुपए दिया जाएगा? 5100 रुपये साड़ी, सूट और चप्पल, इसकी सुविधा दी जाएगी। संगीता मलिक जो उमरा गांव हिसार की रहने वाली है, उनका चयन टोक्यो ओलंपिक 2021 के नेशनल कैंप पुणे के लिए हुआ। ये किस खेल से संबंध रखती है? अक्सर ऐसे क्वेश्चन हरियाणा में पूछे जाते हैं कि खिलाड़ी का नाम दे देंगे, पूछेंगे किस खेल से संबंध रखती हैं। तो जो टोक्यो ओलंपिक होगा जो 2021 में, 2020 में होना था, कोरोना वायरस की वजह से 2021 में होगा, उसका जो नेशनल कैंप पुणे में उसके लिए चयन हुआ है।
तो ये है तीरंदाजी की खिलाड़ी, तीरंदाज हैं। और जो तीरंदाज हैं ये किस जिले से हैं? उमराव गांव, हिसार से। भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों, जो भवन निर्माण करते हैं उसमें जो श्रमिक होते हैं उनको सुविधाएं देगी। कौन देगी? हरियाणा सरकार। जब उनकी बेटी की शादी होगी तो उनको 51,000 रुपये कन्यादान राशि देगी। मकान बनाने हेतु ब्याज मुक्त ऋण देगी। जो ब्याज मुक्त ऋण होगा वो देगी, इनको लोन देगी। कितने लाख का? 2 लाख तक का। और मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मृत्यु पर उत्तराधिकारी को कितने लाख रुपए देगी? ये 5 लाख रुपए। अगर किसी की मौत हो जाती है सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत तो उसको 5 लाख रुपए देगी। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फरवरी के लेक्चर के लिए। अगर दोस्तों आपको पसंद आया